जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड राजनीति विज्ञान के चैप्टर 3 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। यह जो वीडियो है इस चैप्टर का 5वां पार्ट है और यही आज इस चैप्टर का आखिरी पार्ट भी है, यानी कि आज हम लोग इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। इससे पहले इस चैप्टर से संबंधित 4 और वीडियो बनाए गए हैं और उन सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप उसे देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि भारत में राजनीतिक दल के कितने स्वरूप हैं, फिर भारत के जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं कुछ उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद अंत में हम लोग कोटपा अधिनियम 2003 के बारे में चर्चा करेंगे और उसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर खत्म होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले भारत में राजनीतिक दल के स्वरूप। अगर देखा जाए तो भारत में राजनीतिक दल के मुख्य रूप से 2 स्वरूप देखने को मिलता है, जिसमें पहला है राष्ट्रीय राजनीतिक दल और दूसरा है राज्य स्तरीय राजनीतिक दल। यही 2 प्रकार के दल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल होता है और कौन राज्य स्तरीय राजनीतिक दल। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल को देखें तो वैसा राजनीतिक दल जिसका अस्तित्व पूरे देश में होता है, जिसके कार्यक्रम एवं नीतियाँ राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, साथ ही इनकी इकाइयाँ राज्य स्तर पे भी होती है। तो इस प्रकार के राजनीतिक दल को हम लोग राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। कोई भी दल अगर अपना पूरा कार्यक्रम योजना पूरे देश के लिए बना रहा है और उसकी इकाइयाँ भी राज्य में स्थित है, तो इस तरह के पार्टी को हम लोग राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के नाम से जानते हैं या राष्ट्रीय राजनीतिक दल के नाम से जानते हैं। उदाहरण में हम लोग देखें तो भारत में जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय कांग्रेस पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, ये सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। इनकी जो भी योजनाएं होती हैं, जो भी ये नीतियां बनाते हैं, वो पूरे राज्य के पूरे देश के लिए होता है, यानी कि केंद्र स्तर पर ये नीति और कार्यक्रम को तैयार करते हैं। तो ये सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। उसके बाद है राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय राजनीतिक दल। वैसा राजनीतिक दल जिनके कार्यक्रम नीतियां एवं विचारधारा किसी राज्य या क्षेत्र विशेष तक ही सीमित हो जाता है, ऐसे दल को आमतौर पर हम लोग राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय दल के नाम से जानते हैं। जो भी दल क्षेत्र भर के लिए अपने नीति और कार्यक्रम बनाते हैं एक सीमित क्षेत्र के लिए, तो उसे हम लोग क्षेत्रीय पार्टी या राज्य स्तरीय पार्टी के नाम से जानते हैं। जैसे कि उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल, जो कि बिहार में मुख्य रूप से है, जनता दल यूनाइटेड ये भी बिहार में ही है, और समाजवादी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश के एक तरह से क्षेत्रीय पार्टी मानी जाती है। तो ये हमारे क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय पार्टी हैं। अब यहाँ पे सवाल है कि ये कैसे तय किया जाता है कि कोई पार्टी क्षेत्रीय है या राष्ट्रीय है। ये कौन बताता है कि कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है या क्षेत्रीय पार्टी है? तो कौन, यहाँ पे हम लोग नोट्स में देखेंगे कि कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और कौन सा राज्य स्तरीय, इसका निर्धारण निर्वाचन आयोग करता है। यानी कि निर्वाचन आयोग ही ये निर्धारित करता है कि कोई भी राजनीतिक दल क्षेत्रीय है या वो राष्ट्रीय है, इसका निर्धारण इसी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा राजनीतिक दल के जो चुनाव चिन्ह हैं उसका निर्धारण भी चुनाव आयोग के द्वारा ही किया जाता है। तो चुनाव आयोग राजनीतिक दल के लिए 2 कार्य करता है। एक उसे क्षेत्रीय या राष्ट्रीय घोषित करता है, उसको मान्यता देता है, और दूसरा उसके चुनाव चिन्ह को भी निर्धारित करता है। तो हमारे देश में यही 2 तरह के मुख्य रूप से यहाँ पे क्षेत्रीय और राष्ट्र स्तरीय राजनीतिक दल पाए जाते हैं। इसके अलावा एक और दल होता है जिसे हम लोग पंजीकृत दल के नाम से जानते हैं। ये वैसे दल होते हैं जो ना तो क्षेत्रीय होते हैं और ना ही राज्य स्तरीय यानी कि राज्य स्तरीय होते हैं और ना ही ये राष्ट्रीय यानी कि केंद्रीय स्तर के होते हैं, बल्कि ये एक पार्टी के रूप में तो होते हैं, लेकिन नहीं तो इसको केंद्र के रूप में पहचान मिली होती है और ना ही राज्य के रूप में। तो ऐसी पार्टियों को सिर्फ चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत किया जाता है, यानी कि चुनाव आयोग द्वारा उसे रजिस्टर्ड कर लिया जाता है। तो उस तरह के पार्टी को हम लोग यहाँ पे पंजीकृत पार्टी भी कहते हैं। तो ये भी एक पार्टी होती है। नहीं तो ऐसे मुख्य रूप से हम लोग देखें तो 2 ही तरह के पार्टी देखने को मिलता है, जिसमें से एक होता है केंद्र स्तरीय पार्टी और दूसरा होता है क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय पार्टी। अब यहाँ पे है कि हम लोग देख लिए कि किसी भी पार्टी को क्षेत्रीय है या राज्य स्तरीय है, इसका निर्धारण चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। तो चुनाव आयोग किस शर्त पे, कैसे वो ये डिसाइड करता है, कैसे वो ये घोषणा करता है, ये निर्धारण करता है कि कोई पार्टी क्षेत्रीय है या वो एक तरह से केंद्रीय है? तो उसके लिए यहाँ पे कुछ शर्त हैं। अगर कोई पार्टी उस शर्त को पूरा कर रहा है तो उसी के आधार पर उसे क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय पार्टी घोषित किया जाता है और राष्ट्र स्तरीय भी घोषित किया जाता है।
तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ शर्त हैं। कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है या नहीं है, उसके लिए कुछ शर्त है। शर्त क्या है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों को लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 या अधिक राज्यों द्वारा कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करने के साथ किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजयी होना आवश्यक होता है। यदि किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनना है, केंद्रीय पार्टी बनना है, केंद्र स्तर पर जाना हो, तो उसके लिए शर्त है। सबसे पहले क्या है कि जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हुआ है, उन चुनावों में 4 या अधिक राज्यों द्वारा जो कुल वोट डाले गए हैं, वैध मत पड़े हैं, उसका 6% उस पार्टी को मिलना चाहिए, पहली शर्त है। साथ में उसको एक और शर्त पूरा करना होता है, और वो शर्त ये है कि राज्य या राज्यों से लोकसभा में कम से कम उन्हें 4 गो सीट भी जीतना होता है। अगर किसी पार्टी को राष्ट्र स्तरीय पार्टी बनना है, राष्ट्रीय पार्टी बनना है, तो उसके लिए सबसे पहले कम से कम 4 राज्यों में जो चुनाव हुआ है उसका 6% उसको मत प्राप्त हो। साथ ही दूसरा, यहाँ पे कम से कम उसे 4 सीट भी प्राप्त होना चाहिए। अगर वो 4 सीटों से जीत करके आता है तो उसे यहाँ पे राष्ट्र स्तरीय पार्टी घोषित कर दिया जाता है। लोकसभा में कम से कम 2% सीटें अर्थात 11 सीट जितना भी आवश्यक है, जो कम से कम 3 राज्यों से होनी चाहिए। अगर इस शर्त को पूरा नहीं कर पाता है तो एक और शर्त है यहाँ पे कि वो लोकसभा में कम से कम 2%, तो हमारा जो लोकसभा के सीट है उसका 2% अगर निकालें तो लगभग 11 सीट आती है। तो यदि वो 3 राज्यों से 11 सीट भी जीत जाता है तो अभी उसे राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि उसे ये मान्यता मिल जाएगा। तो शर्त क्या है? पहला शर्त है कि कम से कम 4 राज्य में जो वोट पड़े हैं, या उससे अधिक राज्य हो सकता है, लेकिन कम से कम जो 4 राज्य में वोट पड़े हैं उसका जितना भी वोटिंग हुआ उसका 6% उस पार्टी को मिलना चाहिए जिसे राष्ट्रीय पार्टी बनना है। प्लस में दूसरा चीज़ कि उसे 4 सीट भी जीत करके यहाँ पे आना है, लोकसभा के 4 सीट भी जीतना है। अगर ये करने में वो सक्षम नहीं है, वो एक राज्य से भी जीत सकता है और अलग राज्य से भी 4 सीट को जीत सकता है। अगर वो ये नहीं कर पाया है तो कम से कम 3 राज्यों से उसे 11 सीट जीतना होता है। अगर वो 3 राज्य से 11 सीट जीत गया है तब भी उसे राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिल जाएगी। तो ये है राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने की शर्त है। उसके बाद है राज्य स्तरीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने की शर्त, यानी कि राज्य स्तरीय किसी को पार्टी बनना है, किसी को क्षेत्रीय पार्टी बनना है, तो उसके लिए क्या शर्त है? यदि किसी राजनीतिक दल राज्य स्तरीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करना चाहता है तो उस दल को लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त करने के साथ साथ राज्य विधानसभा की कम से कम 3% सीट या केवल 3 सीट भी जीत जाए तो उसे राज्य स्तरीय पार्टी घोषित कर दिया जाता है, उसको ये मान्यता मिल जाता है। तो राज्य स्तरीय बनने के लिए क्या है? इसमें भी कम से कम 6% मत प्राप्त होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें 4 सीट था, इसमें 3 सीट होना चाहिए, या 3% जो जिस राज्य का वो पार्टी है उस राज्य में कम से कम वो 3% सीट को जीते, या केवल 3 सीट भी जीत करके वो राज्य स्तरीय पार्टी बन सकता है। इसको दूसरे शब्द में देखें तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का जितना भी वोटिंग होता है उससे अगर 6% या उससे अधिक मत हासिल कर लेता है और कम से कम 2 सीट भी अगर जीत जाता है तो भी उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। तो ऐसे भी यहाँ पे राजनीतिक दल को मान्यता मिलती है। तो इस तरह से राज्य स्तरीय राजनीतिक दल की स्थापना की जाती है, उसको ये मान्यता दी जाती है। अब है भारत के कुछ प्रमुख राजनीतिक दलों का परिचय। हम लोग कुछ भारत के जो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985 को हुआ था, ये हम सभी लोग जानते हैं। कांग्रेस पार्टी में कई बार विभाजन हुआ है, जब से ये पार्टी बना है तब से इसमें कई बार विभाजन भी हुआ है, इसमें विखंडन भी हुआ है और अभी इसे कांग्रेस ई के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस पार्टी का मुख्य उद्देश्य भारत के लोगों की उन्नति करना तथा शांतिमय और संवैधानिक उपायों से भारत में समाजवादी राज्य कायम करना है, जो संसदीय जनतंत्र पर आधारित होता है। हम लोग बात करें कि कांग्रेस पार्टी के क्या सिद्धांत है, वो किस उद्देश्य से चुनाव लड़ता है और सरकार चलाता है, तो उसका उद्देश्य क्या है कि भारत के लोगों की उन्नति करना है और शांतिमय और संवैधानिक उपायों से भारत में समाजवादी राज्य को कायम करना है, संसदीय जनतंत्र को पर भी यहाँ पे
उसको जो संसदीय जनतंत्र पर आधारित हो उसी के आधार पर काम करना है। इसमें अवसर और राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों की समानता की भी ये बात करता है और विश्व बंधुत्व स्थापित करने की भी ये बात करता है। इसी उद्देश्य से ये कार्य करता है, अपना शासन व्यवस्था चलाता है। कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। यह विश्व के पुराने राजनीतिक दलों में से एक है। जो कांग्रेस पार्टी है भारत के ऐसे इसको प्रथम पार्टी भी माना जाता है, ये प्रथम राजनीतिक दल भी माना जाता है और विश्व के जितने भी पुराने राजनीतिक दल हैं उनमें से एक कांग्रेस पार्टी की भी गिनती की जाती है। इसने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से 1971 तक, फिर 1980 से 89 तक और 2004 से 2024 तक देश के शासन व्यवस्था को संभाला है, उसको ये संचालित किया है, उसको चलाने का काम किया है। भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री हो गए, इंदिरा गांधी हो गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो गए, ये सभी इसी दल के नेता थे। यानी कि ये जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं वो कांग्रेस के ही नेता थे। वर्तमान समय में जो राहुल गांधी हैं वो इस दल के प्रमुख नेता हैं। हालांकि ये अभी सत्ता में नहीं है, सरकार में नहीं है, विपक्ष में है, लेकिन अभी कांग्रेस के प्रमुख नेता के रूप में यही हैं। तो ये था हमारा कांग्रेस पार्टी। उसके बाद है भारतीय जनता पार्टी। 1980 में भारतीय जनसंघ के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? 1980 में। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। यहाँ से इस चीज़ को भी हम लोग याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य लक्ष्य, इसकी उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्यों से प्रेरणा लेकर आधुनिक भारत का निर्माण करना। भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भी बढ़ावा देता है तथा समान नागरिक संहिता को भी लागू करने के पक्षधर में है। इसके अलावा अगर भारतीय जनता पार्टी को देखें तो ये जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने के खिलाफ है, वो इस चीज़ को नहीं मानता है। और हम सभी जानते हैं कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही, उसी के नेतृत्व में ही मोदी जी द्वारा यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था उसे ख़त्म कर दिया गया है और अब जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही ये जो विशेष राज्य की दर्जा है कश्मीर को, उसके खिलाफ में था और जब सरकार में आया तो उसके लिए वो कार्य भी किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बनाकर सर्वप्रथम 1998 में सत्ता में आई। अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना तो 1980 में हो गया है, लेकिन वो सरकार में नहीं आ पाई थी। सरकार में कब आई है? 1998 में। 1998 में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की और उसका नाम पड़ा एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अंग्रेजी में इसे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से गठबंधन करके 1998 में सत्ता में आई। 2004 में भी ये यहाँ पे सरकार में आके देश के शासन व्यवस्था को संभाला, उसको चलाया। और उसके बाद अभी बात करें तो 2014 से वर्तमान समय तक, अभी जो 2024 चल रहा है, अभी तक इसी दल के द्वारा देश के शासन व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है। भारत के जो तत्कालीन अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो इसी दल के नेता हैं। तो ये था हमारा यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी। अब है भारतीय साम्यवादी पार्टी, जिसे हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय साम्यवादी पार्टी, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से भी जानते हैं। भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में किया गया है और ये किसके प्रयत्न से हुआ है? तो ऐसे डांगे के प्रयत्न से इसकी स्थापना की गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था रखती है और सांप्रदायिकता के विरोध करती है। यह संसदीय लोकतंत्र में किसानों, गरीबों और मजदूरों के हितों की रक्षा करती है। इस पार्टी का जनाधार मुख्य रूप से केरल में, पश्चिम बंगाल में तथा बिहार जैसे राज्यों में है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसे हम लोग यूपीए यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के नाम से भी जानते हैं या इसे हम लोग कांग्रेस भी कहते हैं, कांग्रेस इसका नेतृत्व करती है। तो इसमें शामिल होकर के केंद्र सरकार को बाहर से समर्थन दिया था। कब? 2004 में। लेकिन खुद अभी तक ये सत्ता में नहीं आ पाया है, ये शासन व्यवस्था को अभी नहीं संभाला है। उसके बाद दूसरा है भारतीय साम्यवादी पार्टी मार्क्सवादी यानी CPIM।
1964 में भारतीय साम्यवादी दल में विभाजन हो गया और एक नए दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का जन्म हुआ। जो ये 1925 में जो ये भारतीय साम्यवादी पार्टी बना था, यही आगे चल के 1964 में विभाजित हो जाता है, टूट जाता है और टूट करके यहाँ पे एक नया दल बनता है जिसका नाम पड़ता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। इसके प्रमुख नेता में अगर बात करें तो ज्योति बसु, सोमनाथ चटर्जी, A.K. गोपालन, वी राममूर्ति जैसे नेता शामिल रहे हैं। यह दल मार्क्स और लेनिन के विचारों में आस्था रखते हुए समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र का समर्थन करता है और इसी विचारधारा से कार्य करता है। इस दल के नेता किसानों और मजदूरों के तानाशाही कायम करना चाहते हैं। इस पार्टी का मानना है कि चुनाव के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। यह दल भी 2004 में केंद्र में गठित जो यूपीए की सरकार है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सरकार बनी थी 2004 में, उसको सरकार को बाहर से समर्थन देकर सरकार में शामिल हुआ था, यानी कि उसको समर्थन दिया था और सत्ता में आने में एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाया था। लेकिन ये पार्टी भी अभी तक खुद सरकार में नहीं आ पाई है, शासन व्यवस्था को नहीं चला पाई है। उसके बाद एक है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी का जन्म अखिल भारतीय पिछड़ी एवं अल्पसंख्यकों समुदाय कर्मचारियों महासंघों से हुआ है। बहुजन समाज पार्टी को हम लोग शॉर्ट में बसपा भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1984 में श्री काशीराम के द्वारा किया गया था, उन्हीं के नेतृत्व में इसका स्थापना हुआ। इस पार्टी का मुख्य विचारधारा दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को एकजुट करके सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य यही है कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को एक साथ करके सत्ता को प्राप्त करना है, शासन व्यवस्था को संभालना है। इस पार्टी का जो गठन है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है, इसलिए इसका मुख्य आधार, इसका जो मुख्य जनाधार है वो उत्तर प्रदेश में ही है। वर्तमान समय में इसका जनाधार बढ़ के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में भी फैल गया है, नहीं तो मुख्य रूप से इसका जो जनाधार है वो उत्तर प्रदेश में ही है। उसके बाद है राष्ट्रीय जनता दल। 1998 में स्थापित जनता दल का विभाजन 1997 में हो गया और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ। 1988 में भारत में एक राजनीतिक पार्टी बनी थी जिसका नाम था जनता दल, या इसे हम लोग पीपुल्स पार्टी के नाम से भी जानते थे। और ये पार्टी 1988 में बना, लेकिन 1997 आते आते ये पार्टी टूट गया और इसके टूटने के बाद बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे श्री लालू प्रसाद जी, उन्हीं के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया गया था, यानी कि जनता दल से टूट के ही राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल समाज में सामाजिक न्याय की स्थान पर बल देता है, उसके स्थापना पे बल देता है। यह दल पिछड़ों, दलितों एवं अल्पसंख्यकों को एकजुट कर सत्ता प्राप्त करने पर भी बल देता है। राजद यानी कि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो संप्रदायवाद एवं साम्राज्यवाद का विरोध करता है और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता है। तो ये है हमारा राजद यानी कि राष्ट्रीय जनता दल। उसके बाद है जनता दल यूनाइटेड। 1997 में जो 1988 में जनता दल का गठन हुआ था उसको टूट के दो पार्टी बना था, एक बना राष्ट्रीय जनता दल और एक बनता है जनता दल यूनाइटेड। तो राष्ट्रीय जनता दल के बारे में हम लोग अभी देख लिए, अब जनता दल यूनाइटेड के बारे में देखेंगे। 1999 में जनता दल से विभाजन होकर यानी कि उससे अलग होकर के शरद यादव के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड का गठन किया गया था। बाद में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व वाला जो समता पार्टी है उसका विलय भी जनता दल यूनाइटेड में हो गया है। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य समाजवाद की स्थापना कर सामाजिक समरसत्ता में वृद्धि करना है। यह दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों का विकास कर सामाजिक न्याय की स्थापना करना चाहता है। यह राज्यों के विशेष अधिकारों के भी मांग करता है और अभी जो बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, वो इसी दल के नेता हैं, यानी कि बिहार में जो जदयू है जनता दल यूनाइटेड इसी पार्टी की सत्ता है, यही बहुमत में है, यही सरकार का संचालन कर रही है और नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री है वो इसी दल के नेता हैं। उसके बाद है लोक जनशक्ति पार्टी जिसे हम लोग शॉर्ट में लोजप्पा भी कहते हैं। वर्ष 2000 में
जो 2000 ईस्वी है उसमें रामविलास पासवान के द्वारा उन्हीं के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि लोजपा का गठन किया गया था। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों का विकास करना है। यह पार्टी भी सामाजिक न्याय की स्थापना पर बल देती है। लोजपा राज्यों की स्वायत्तता की बात करता है और लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है ताकि युवकों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध हो सके। रामविलास पासवान के जो पुत्र हैं चिराग पासवान, वो वर्तमान समय में इस दल के प्रमुख नेता हैं। उन्हीं के नेतृत्व में ये पार्टी कार्य कर रही है। ये था हमारा लोक जनशक्ति पार्टी। उसके बाद है समाजवादी पार्टी। 1992 में मुलायम सिंह के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था। समाजवादी पार्टी जो है वो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में है और 1992 में मुलायम सिंह जी के द्वारा इसका गठन किया गया था। यह दल राष्ट्रीय एवं स्वदेशी कंपनियों की स्थापना पर बल देता है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विरोध करता है। यह दल कृषि के विकास पर भी विशेष जोर देता है। इसका मुख्य जनाधार उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अब इसका जनाधार बढ़ के बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी पहुंच गया है। नहीं तो ज़्यादा इसका जो जनाधार है, जो प्रभुत्व है, वो उत्तर प्रदेश में ही है। अभी वर्तमान में जो अखिलेश यादव हैं वो इसी दल के प्रमुख नेता के रूप में हैं, जो कि मुलायम सिंह के पुत्र भी हैं। उसके बाद है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसको हम झामुमो कहते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1973 ईस्वी में बिहार में ही हुआ था। 1973 में बिहार का विभाजन नहीं हुआ था, झारखंड नहीं बना था, तो ये जो पार्टी है उसका स्थापना 1973 में बिहार में ही हुआ। लेकिन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड अलग हुआ बिहार से, तब इस पार्टी का मुख्य जनाधार जो है वो झारखंड राज्य में ही रह गया, यानी कि ये पार्टी झारखंड में ही चला गया, वहीं पे इसका ज़्यादा जनाधार है। इसके अलावा इसका अस्तित्व हम लोग को उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी देखने को मिल जाता है। बिहार में कुछ खास इसका जनाधार नहीं है, नहीं तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। मुख्य रूप से ये झारखंड में है। तो ये सभी हमारे राजनीतिक दल थे, कुछ प्रमुख राजनीतिक दल। ऐसे और भी बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जिनके बारे में अगर जानना चाहें तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा। तो हम लोग को बुक में इतना ही पार्टी के बारे में पढ़ना था। यही सब प्रमुख पार्टी हैं और जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं पार्टियों से संबंधित आएंगे। तो हम लोग को बस इतना ही ध्यान में रखना है। उसके बाद एक हम लोग को पढ़ना था कोटपा अधिनियम 2003। वर्ष 2003 में भारत सरकार द्वारा सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, जिसे हम लोग सिगरेट एंड अदर टैबैको प्रोडक्ट एक्ट, शॉर्ट में इसे कोटपा के नाम से जानते हैं, ये लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थलों पर, जैसे कि शिक्षण संस्था हो गया, अस्पताल हो गया, मनोरंजन का कोई जगह हो गया, होटल हो जाए, रेस्तरां हो जाए, सरकारी ऑफिस हो जाए, न्यायालय हो जाए, सार्वजनिक वाहन हो जाए, या और भी कोई सार्वजनिक स्थल जैसे हवाई अड्डा, बस, ये सब हो जाए, बस अड्डा, हवाई अड्डा, इन सभी जगहों पे धूम्रपान करना निषेध है। यानी कि हम लोग ऐसे जगहों पे धूम्रपान नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसे स्थानों पर हम धूम्रपान करते हैं तो इसे दंडनीय अपराध माना जाएगा और इसके लिए हमें जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, या इसके लिए हमें जेल भी हो सकती है। हम लोग आज के समय में जब भी फिल्म वगैरह देखते हैं तो जो फिल्म शुरू होती है, तो फिल्म शुरू होने के पहले जो प्रचार आता है टैम्बैको ये सब का, या जो फिल्म चलते रहता है तो उस सीन में कभी भी कोई नशीली पदार्थ का सेवन करने का जब सीन आता है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि नीचे एक कोटेशन लिखा होता है, चेतावनी लिखी होती है कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। तो ये सब इसी नियम के तहत फॉलो किया जाता है। इसके अलावा इस नियम के तहत ये भी बनाया गया है कि कोई भी कंपनी इस तरह के अगर प्रोडक्ट को बेचती है तो उसको अपने प्रोडक्ट पे उससे होने वाले बीमारी, उससे होने वाले नुकसान को भी दिखाना होगा। तो हम लोग जब भी गुटखा, खैनी, पान मसाला ये सब के अगर पैकेट को देखते हैं तो उस पर पहले से ही चेतावनी लिखी हुई रहती है कि इसका सेवन करने से हमें क्या नुकसान हो सकते हैं। तो ये सभी इसी नियम के तहत लाए गए हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही था। आज हम लोग इस चैप्टर को पूरे तरह से ख़त्म कर लिए हैं। हम लोग के चैप्टर में इतना ही पढ़ना था। अब आगे जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग इससे जो भी संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे, जो भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उन सभी को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को पूर्णतः हम लोग ख़त्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।